नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा डरावनी और एक भयानक कहानी लेकर के आया हूं। इस कहानी में आप एक नई एंटिटी से रूबरू होने वाले हैं और वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक आत्मा है जिसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा होती हैं और उसको वश में करना किसी भी छोटे मोटे बाबा या तांत्रिक के हाथ में नहीं है। और ये कहानी हमें मोहिता नाम की एक लड़की ने शेयर की है जो गुजरात की रहने वाली है और जो ये घटना घटित हुई थी उनके पति के साथ हुई थी और ये पूरी घटना उनकी शादी से पहले ही हो गई थी। हालांकि उनकी उस लड़के के साथ सगाई हो चुकी थी। मोहिता ने उस भयानक एंटिटी, जिसे आप राक्षसनी भी कह सकते हैं, उसको सब कुछ करते हुए अपनी आंखों से देखा था और अगर समय रहते मोहिता वो कदम नहीं उठाती तो शायद आज उसका पति उसकी आंखों के सामने नहीं होता। लेकिन मोहिता ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर और भगवान का स्मरण करके उस भयानक राक्षसनी से मुकाबला किया। वो राक्षसनी उसके पति को धीरे धीरे अपने वश में करती जा रही थी, जिससे आप एक तरह से वशीकरण भी कह सकते हैं। लेकिन आमतौर पर छोटे मोटे वशीकरण केवल तांत्रिक या बाबा जी ही करते हैं। लेकिन अगर कोई राक्षसनी इस प्रकार का वशीकरण कर लेती है तो उस वशीकरण से छूटना असंभव हो जाता है। और उस राक्षसनी के द्वारा किसी इंसान को वश में करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही गंदे गंदे कार्यों से जुड़ी हुई थी, जिसे आम भाषा में अशुद्ध तंत्र मंत्र की क्रिया भी कहा जाता है। तो चलिए आज आपको मोहिता और उसके होने वाले पति के साथ घटी हुई यह भयानक घटना सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानियां सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। तो साथियों, इस पूरे हादसे को मैंने एक कहानी के रूप में तैयार कर दिया है, तो चलिए इसको मैं अपने ही पर्सपेक्टिव से सुनाता हूं। आनंद मेहता जी का परिवार एक गुजराती परिवार है और साथ ही वे व्यापारी भी हैं। आनंद मेहता जी ने काफी मेहनत करके अपना व्यापार बढ़ाया। धीरे धीरे वे काफी सफल हुए और उन्होंने अपने कपड़ा व्यापार को काफी बढ़ाया। मेहता जी ने असम में भी एक कपड़ा फैक्ट्री खोलने की सोची और क्योंकि अब इनके बच्चे आदित्य मेहता और रतन मेहता काम को संभालने लायक हो गए थे, खैर असम की फैक्ट्री का काम भी हो गया। मेहता जी ने अपने बड़े बेटे आदित्य को असम की फैक्ट्री संभालने का काम दे दिया और जल्द ही आदित्य वहीं शिफ्ट होने वाला था। मेहता जी ने असम के एक छोटे से गांव के पास अपनी कपड़ा फैक्ट्री का निर्माण कराया था। फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर मेहता जी ने आदित्य के रहने के लिए एक बड़ा घर भी बनवाया था। गांव के लोग उस घर को अक्सर हवेली ही कहा करते थे, क्योंकि वह घर काफी बड़ा था और उसमें काफी कमरे भी थे, इसलिए गांव वाले उसे हवेली ही कहा करते थे। जैसे ही आदित्य की पढ़ाई पूरी होती है, वह कुछ समय अपने पिता के साथ रहकर फैक्ट्री के काम को अच्छे से समझता है और उसके बाद वह असम चला जाता है। यहाँ वह अपने पिता के साथ कुछ दिन बिताता है। सारा काम समझाने के बाद उसके पिता वहां से लौट आते हैं। आदित्य के साथ उसके घर में एक नौकर जग्गू रहता था, जो कि असम के उसी गांव का रहने वाला था जहां आदित्य की फैक्ट्री थी। आदित्य को उस गांव में रहते रहते लगभग 2 साल हो चुके थे। आदित्य अक्सर गुजरात आता जाता रहता था। इसी बीच उसका रिश्ता मोहिता नाम की एक लड़की से तय हो जाता है। मोहिता MBA कोर्स कर रही थी और वह चाहती थी कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उसकी शादी हो, इसलिए दोनों की शादी में अभी वक्त था। लेकिन आदित्य और मोहिता अक्सर फोन पर बातें करते थे और जब भी आदित्य गुजरात जाता था तो मोहिता से जरूर मिलता था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। फैक्ट्री का काम भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक शाम आदित्य को फैक्ट्री के किसी काम से थोड़ी देर हो जाती है। फैक्ट्री के सारे वर्कर्स जा चुके थे, केवल उसका मैनेजर जगपाल और 1-2 लोग ही वहां पर थे। फैक्ट्री से गांव की दूरी भी अच्छी खासी थी। मैनेजर आदित्य से कहता है, सर रात होने को है, रास्ता सुनसान रहता है, अब आप घर चले जाइए।
आदित्य कहता है, अरे नहीं जगपाल जी, मैं सोच रहा हूं सारा काम निपटा के ही जाऊं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे पास तो गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा, आप अपने घर जा सकते हैं। जगपाल को भी काफी देर हो रही थी, इसीलिए वह अपने घर के लिए निकल जाता है। बाकी के जो 1-2 लोग रह गए थे वे भी चले जाते हैं। आदित्य भी रात 11 बजे तक फैक्ट्री का काम निपटाकर अपने घर के लिए निकलता है। आदित्य के घर जाने के लिए बीच रास्ते में जंगल का इलाका भी पड़ता है। वह बड़े ध्यान से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह अपनी गाड़ी को 2-3 बार स्टार्ट करके देखता है, लेकिन उसकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होती। वो एक बार अपनी हाथ घड़ी में समय देखता है तो 11:15 हो रहे थे। आदित्य मन ही मन गुस्सा करने लगता है। इस गाड़ी को भी इतनी रात को ही खराब होना था। अब यहाँ आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं होगा। आदित्य गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी चेक करने लगता है। जब वह बोनट खोलता है तो कार से धुआं निकल रहा था। वह समझ जाता है कि तार जल चुके हैं। आदित्य अपनी जेब से फोन निकाल ही रहा था, तभी उसकी नजर किसी साए पर पड़ती है। आदित्य मन ही मन सोचता है, इतना समय हो रहा है, वहां कौन बैठा है। आदित्य ये सोचकर उस साए की तरफ बढ़ता है कि हो सकता है वहां कोई आदमी हो और मैं उससे मदद मांग सकूं। जैसे ही आदित्य उस साए के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक औरत है जो कि सड़क किनारे बने 1 मील के एक पत्थर पर बैठी है। पहले तो आदित्य सोचता है कि वो उस लड़की के पास ना जाए, कहीं कोई चोर डाकुओं का मामला ना हो, लेकिन फिर उसका मन नहीं मानता, इसीलिए वो उस लड़की के पास चला जाता है। आदित्य उस लड़की के पास जाता है तो देखता है कि वो लड़की सिसकियां ले रही है और उसके पास एक बकरी का बच्चा भी है। आदित्य धीरे से उस लड़की से कहता है, कौन हैं आप। वो लड़की तुरंत आदित्य की तरफ मुंह घुमाती है। उस लड़की की नजर आदित्य की कार पर भी पड़ती है। वह लड़की अपने शांत आंसुओं को रोकती है और कहती है, मैं सुहासिनी हूं। आदित्य कहता है, तो तुम इतनी रात को बीच सड़क पर क्या कर रही हो। सुहासिनी कहती है, साहब मैं दक्षिण की ओर एक गांव से हूं, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। उन्होंने गांव के जमींदार से बहुत कर्ज लिया था। मेरे पिताजी वो कर्ज जीते जी चुका नहीं सके। अब उनके देहांत के बाद जमींदार ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो मेरा घर छीन लिया, फिर मैं गांव में इधर उधर भटकती रही तो उस जमींदार ने मुझ पर अपनी गंदी नीयत डाल दी। मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचकर भागी हूं। आदित्य पूछता है, तो तुम यहां इस जंगल में क्यों बैठी हो, कहीं कोई जंगली जानवर तुम पर हमला कर दे तो। सुहासिनी अपने बकरे की तरफ देखकर कहती है, इंसान से अच्छे तो जानवर ही है, कम से कम जान से मारेंगे, इज्जत से तो नहीं खेलेंगे। ये सुनकर आदित्य अपनी नजरें नीची कर लेता है, क्योंकि वो एक लड़का था और वो सुहासिनी की हालत समझता था। आदित्य ये भी समझ रहा था कि कहीं सुहासिनी उसे भी गलत न समझे। आदित्य को चुप देख सुहासिनी कहती है, मैं सुबह तक यहां से चली जाऊंगी, शहर जाने वाली कोई बस दिखेगी तो शहर चली जाऊंगी। आदित्य कहता है, शहर में रहना भी आसान नहीं है, वहां जानवर से भी बड़े जानवर तुम्हें खा जाएंगे। ये सुनकर सुहासिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आने लगती हैं। तभी तेज हवा चलने लगती है, जैसे कि आंधी आ रही हो। सुहासिनी तेज हवा चलती देख तुरंत मेमने को अपनी गोद में उठा लेती है और प्यार से उसे पुचकारती है, ना ना बिंदु, डर मत, कुछ नहीं होगा, हम अभी कोई जगह ढूंढ लेंगे। इतना कहकर सुहासिनी इधर उधर देखने लगती है, जैसे सिर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही हो। आदित्य भी आसमान की तरफ देखता है तो मौसम खराब लगता है। आदित्य एक असमंजस की स्थिति में था। वह सोच रहा था कि क्या मैं इस लड़की को अपने घर जाने के लिए ऑफर करूं या इसे ऐसे ही बीच सड़क पर छोड़ दूं। आखिर में वह अपनी नैतिकता को अपनाता है और सुहासिनी से कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो आप आज रात मेरे घर चल सकती हैं। मौसम खराब है, आप इस मेमने को लेकर कहां दर दर फिरेंगी। आदित्य के ऐसा कहने पर सुहासिनी आदित्य को घूर कर देखती है। आदित्य को भी अजीब लगता है। वह कहता है, मर्जी है आपकी, अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो आप चल सकती हैं। मैं गलत इंसान नहीं हूं, यहीं पास में ही मेरे कपड़ों की फैक्ट्री है। मैं अपने घर ही लौट रहा था,
अपने घर में मैं अकेला रहता हूँ। बस मेरे साथ मेरा एक नौकर जग्गू रहता है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आदित्य का इतना ही कहना था कि बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, सुहासिनी का मेमना बोलने लगता है। सुहासिनी उसे कसकर दबा लेती है। आदित्य अभी भी सुहासिनी को सवालिया नजरों से देख रहा था। अब सुहासिनी भी आदित्य को देखकर मुस्कुरा देती है। आदित्य आगे आगे चलने लगता है और सुहासिनी उसके पीछे पीछे। लेकिन जब सुहासिनी उसके पीछे चल रही थी तो वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो पूरी निर्वस्त्र थी। उसका चेहरा भी बदला हुआ था। आदित्य सुहासिनी को लेकर अपने घर आ जाता है। आदित्य घर पहुंचकर जग्गू से कहता है कि उनके लिए खाना लगा दे। जग्गू सुहासिनी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सुहासिनी का पहनावा गांव वाला था और आदित्य ठहरा शहर वाला। जग्गू कुछ नहीं पूछता है, बस मन में शक लिए खाना लगाने लगता है। सुहासिनी अपनी प्लेट लेकर नीचे बैठकर खाना खाती है, लेकिन आदित्य उसे मना करता है और अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ही खाना खिलाता है। यह देखकर सुहासिनी बहुत खुश होती है और जग्गू थोड़ा ना खुश। आदित्य जग्गू से सुहासिनी के लिए एक कमरा साफ करने को कहता है। जग्गू चिड़चिड़ाते हुए कमरा साफ कर देता है और सुहासिनी अपने मेमने के साथ एक ही कमरे में सोने जाती है। जग्गू सुहासिनी से कहता है, ए लड़की, तुम इस जानवर को कमरे में नहीं रख सकती, ये यहां गंदगी करेगा। सुहासिनी कहती है, लेकिन ये मेरे बिना नहीं सोता, ये कोई गंदगी नहीं करेगा और अगर करेगा तो मैं साफ कर दूंगी। लेकिन जग्गू मान ही नहीं रहा था। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी थी। जग्गू सुहासिनी से कहता है, मुझे पता है तू सर को फंसाने आई है। तुम जैसी लड़कियां रात अंधेरे में लड़कों को ऐसे ही लूटती है। सुहासिनी ये बातें सुनकर रोने लगती है। ये सारी बातें आदित्य भी सुन लेता है और जग्गू को बहुत डांटता है। जग्गू उस समय वहां से चला जाता है। आदित्य सुहासिनी को समझाता है कि वो जग्गू की बात का बुरा ना माने। वो थोड़ा बड़बोला है, उसे मेरी ज्यादा ही फिक्र रहती है, इसीलिए इतना बोल गया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, तुम सो जाओ। इतना कहकर आदित्य अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन सुहासिनी गुस्से में थी। रात के लगभग 3 बजे का वक्त था। उसका मेमना सो चुका था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठती है और पूरे घर में घूमती रहती है। उधर जग्गू भी अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे लगा जैसे आदित्य ने उसे लगाई हो। जग्गू की आंख एकदम खुलती है, लेकिन समय देखकर वह अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि इतनी रात को सर क्या काम कहेंगे। शायद उसका वहम है, इसीलिए वो दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी दूसरी आवाज लगती है। जग्गू तुरंत उठकर बैठ जाता है। अरे, ये तो सच में सर बुला रहे हैं। कहीं वो किस मुसीबत में तो नहीं? अरे, कहीं वो लड़की चोरी करके तो नहीं भाग गई? अपने सोच विचार में जग्गू जल्दी से अपने कमरे से निकला। वह आदित्य के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसे दोबारा आदित्य की आवाज आई, लेकिन इस बार वह आवाज छत से आई। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाना वाला था, तुरंत आदित्य की आवाज छत से आता सुन जग्गू छत की ओर जाने लगा। उसने देखा छत पर तो कोई नहीं है। उसने आदित्य को आवाज लगाई, सर, आदित्य सर। जग्गू ने मन ही मन सोचा, आवाज तो ऊपर से ही आई थी। वह इधर उधर जाकर झांकने लगा। तभी पीछे से सुहासिनी आई और बोली, जग्गू। जग्गू ने पलटकर देखा तो उसके सामने सुहासिनी खड़ी थी। जग्गू ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? और सर कहां है? उन्होंने मुझे आवाज लगाई थी। सुहासिनी ने कहा, वो आवाज मेरी ही थी। इतना कहकर उसने जग्गू के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे जग्गू का चेहरा सफेद पड़ गया और होंठ काले और नीले। इसके बाद सुहासिनी ने जग्गू को धक्का दे दिया। जग्गू अपने आप को संभाल भी नहीं पाया और नीचे गिर गया। जग्गू तड़पता हुआ सुहासिनी को देखता रहा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुहासिनी मन ही मन बोली, बड़ा आया, मुझे घर से निकालेगा, खुद ही इस दुनिया से चला गया। सुहासिनी जग्गू को देखकर हंसने लगी। अब जाकर सुहासिनी को चैन सुकून की नींद आई और वह सो गई। जब आदित्य सुबह नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जाता है तो देखता है कि नाश्ता बना ही नहीं है।
वह जग्गू को आवाज लगाता है, लेकिन जग्गू की कोई खबर ही नहीं थी। उसने जग्गू को कई बार आवाज लगाई, लेकिन जग्गू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आदित्य जग्गू के कमरे में जाकर भी देखता है, लेकिन वह अपने कमरे में भी नहीं था। कुछ ही देर बाद सुहासिनी भी आदित्य के पास आती है और कहती है, क्या हुआ? आदित्य कहता है, पता नहीं, जग्गू दिखाई नहीं दे रहा। इतनी सुबह जाने कहां चला गया। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देर हो रही है, नाश्ता भी करना है। सुहासिनी कहती है, अरे बस इतनी सी बात है, मैं नाश्ता बना देती हूं। आदित्य कहता है, अरे नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सुहासिनी कहती है, तो आप जग्गू का इंतजार कब तक करेंगे? गया होगा यही पास में, आ जाएगा, जब तक मैं नाश्ता बना देती हूं। इतना कहकर सुहासिनी किचन में जाकर आदित्य के लिए नाश्ता बनाने लग जाती है। आदित्य नाश्ता करने के बाद घर से निकलता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने जग्गू की लाश पड़ी थी। उसे देखकर आदित्य बुरी तरह घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मर चुका था। आदित्य उसी समय पुलिस को फोन करता है। पुलिस भी आदित्य के घर आ जाती है और ये खबर पास के गांव में भी पहुंच जाती है कि हवेली के नौकर जग्गू की मौत हो चुकी है। काफी लोगों उसे देखने आते हैं। जग्गू के परिवार वालों का बुरा हाल था। साथ ही पुलिस आदित्य से पूछताछ करती है कि इसकी मौत कैसे हुई, ये छत पर क्या करने गया था, इत्यादि। आदित्य अच्छे खासा पैसे वाला आदमी था। वह पुलिस वालों से कहता है कि आप अपना काम कीजिए, मैं आपके काम में कोई बाधा नहीं डालूंगा, लेकिन प्लीज इन सब की वजह से मेरी फैक्ट्री के काम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आदित्य इज्जतदार घर का लड़का था, इसलिए पुलिस वाले भी उसका साथ देते हैं। कुछ दिनों में बात आई गई हो जाती है और पुलिस वाले इसे एक्सीडेंट का ही नाम देते हैं, क्योंकि आदित्य पर शक करना बेकार था। जग्गू उसके घर का नौकर था। रही बात सुहासिनी की, वो एक लड़की है और वो भी अनजान। वो ऐसा क्यों करती? साथ ही जग्गू की लाश जमीन पर सीधी पड़ी हुई थी। इससे पुलिस वालों ने यही अंदाजा लगाया कि जग्गू गलती से पैर फिसलने के कारण गिर गया होगा। इधर सुहासिनी ने जग्गू की जगह ले ली थी। वो आदित्य के घर का सारा काम करती थी, खाना बना कर देती थी, साफ सफाई करती थी, उसके कपड़े धोती थी, सब कुछ। आदित्य भी इस बात से खुश था कि एक बेसहारा को घर मिल गया और उसे काम करने वाली। लेकिन सुहासिनी क्या सिर्फ काम करती थी? आखिर उसने जग्गू को मौत के घाट क्यों उतारा? क्या सुहासिनी आदित्य के सभी काम करके उसके एहसान का बदला चुका रही थी? नहीं, ऐसा नहीं था। सुहासिनी यहां किसी और ही मकसद से आई थी। आदित्य रोज सुबह 10 बजे तक अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकल जाता था और रात 8 या 9 बजे तक घर वापस आ जाता था। इस बीच सुहासिनी क्या करती थी, क्या नहीं, इस बारे में आदित्य को कुछ नहीं पता। इतना ही नहीं, आदित्य को रात को अपने सोने के बाद भी होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है। एक रात जब आदित्य अपने कमरे में सो रहा था, तो सुहासिनी अपने हाथ में एक कटोरे में सिंदूर का पानी लेकर आदित्य के कमरे में दाखिल हुई। आदित्य ने उसी समय करवट बदली, लेकिन वो उठा नहीं। सुहासिनी ने उस सिंदूर के पानी को आदित्य के कमरे के चारों कोनों पर छिड़क दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। सुहासिनी का कमरा साधारण नहीं था। उसने अपने कमरे के बीचों बीच एक आकृति बना रखी थी, एक गोल आकृति, और उसके अंदर एक सितारा। उसने कई सारे दीपक जला रखे थे। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह तंत्र मंत्र करने वाली लड़की थी। अब सुहासिनी ये तंत्र मंत्र क्यों कर रही थी? खैर, ये तो आपको आगे पता चलेगा। सुहासिनी रोज आदित्य के कमरे में जाकर सिंदूर का पानी उसके कमरों के चारों कोनों में छिड़क कर आ जाती थी। ऐसा 1 या 2 दिन से नहीं हो रहा था। उसे ये सब करते हुए लगभग 15 दिन बीत चुके थे। एक रात आदित्य जब घर आया तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आदित्य ने सिर के दर्द की दवाई भी ले ली, लेकिन उसे आराम नहीं हुआ। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। सुहासिनी ने आदित्य को खाने के लिए काफी फोर्स भी किया, लेकिन वह सुहासिनी पर ही गुस्सा करने लगा। अरे भाई, मुझे नहीं खाना, तुम ही खा लो, मुझे और भी काम है, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा।
इतना कहकर आदित्य अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे सुहासिनी भी जाती है। वह आदित्य से कहती है, लाइए साहब, मैं आपका सिर दबा देती हूं, थोड़ा आराम तो हो ही जाएगा। आदित्य को अपना गुस्सा करने पर थोड़ा अफसोस था, इसीलिए वह सुहासिनी को कमरे में आने देता है। सुहासिनी के हाथ में एक मिट्टी की लुटिया थी जिसमें एक खुशबूदार तेल था। सुहासिनी जैसे ही उस लुटिया से ढक्कन हटाती है, उस तेल की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वह एक मंत्र मुग्ध करने वाली खुशबू थी। आदित्य भी उस खुशबू में खो जाता है। सुहासिनी आदित्य के सिर की मालिश कर रही थी और आदित्य बेहोशी की हालत में था। एक पल वह आता है जब आदित्य सुहासिनी के हाथों को रोकता है और धीरे धीरे आदित्य अपने बिस्तर पर लेट जाता है। आदित्य लेटे लेटे सुहासिनी की तरफ देख रहा था। उसे सुहासिनी बहुत सुंदर लग रही थी। आदित्य न चाहते हुए भी सुहासिनी की तरफ आकर्षित हो रहा था। सुहासिनी वापस लौट रही थी, लेकिन तभी आदित्य ने सुहासिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। आदित्य ने कहा, सच में तुमने मेरे सिर का दर्द गायब कर दिया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यह सुनकर सुहासिनी मुस्कुराने लगी। कमरे से अभी भी खुशबू आ रही थी। आदित्य अभी भी मंत्रमुग्ध था और फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। सुहासिनी अपनी जहरीली मुस्कान के साथ आदित्य के बिस्तर पर लेट गई और आदित्य को भी होश नहीं रहा कि मैं ये सब क्या कर रहा हूं। आदित्य और सुहासिनी एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। रात के तीसरे पहर तक दोनों एक दूसरे की आगोश में खोए हुए थे। इसके बाद सुहासिनी ने आदित्य के होंठों का चुंबन इस तरह किया था मानो उसके शरीर का सारा खून पी लिया हो। जब आदित्य सोने को हुआ तो उसका शरीर पूरी तरह अकड़ सा गया। सुहासिनी आज बहुत खुश थी। उसके बाद आदित्य नींद की आगोश में चला गया और सुहासिनी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वो अपने कमरे में आकर कोई क्रिया करती है जिसमें वह कुछ मंत्रों को उच्चारण करती है। ऐसा करते हुए उसे उसका मेमना देख रहा था, जो आज भी उतना ही बड़ा था जितना बड़ा तब था जब वो पहली बार उसे घर में लेकर आई थी। और यह असंभव था, लेकिन आदित्य ने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया था और अब शायद आगे कर भी नहीं पाता, क्योंकि सुहासिनी में उसे अपने वश में जो कर लिया था। अब सुहासिनी के लिए ये आम बात हो गई थी कि वो रोज रात आदित्य के साथ संभोग करती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि आदित्य को इस बात की खबर भी नहीं थी कि वह हर एक रात सुहासिनी के साथ बिता रहा है, क्योंकि जब वो अगले दिन उठता था तो उसके सिर में एक भारीपन रहता था। उसका शरीर कमजोर होने लगा था। वह थका थका फील करता था। उसे ये तक याद नहीं रहता था कि कल रात वो सोया कितने बजे था। सुहासिनी रोज संभोग करने के बाद अपने कमरे में जाकर कोई क्रिया विधि करती थी और फिर लेट जाती थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर कुछ लकीरें खींच रखी थी और उन्हें रोज काट दिया करती थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी खास दिन का इंतजार कर रही है। आदित्य जब भी घर आता, सुहासिनी उसके आगे पीछे लगी रहती। उस घर में आदित्य और सुहासिनी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन एक दिन आदित्य के साथ ऐसा हादसा हुआ कि उसके साथ उसका परिवार भी सकते में आ गया। एक रात जब आदित्य अपने घर पर सोया हुआ था तो किसी कारण उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग लगने से काफी नुकसान हुआ था और फैक्ट्री का केवल एक ही हिस्सा बच पाया था। सुबह होते होते जब लोगों को खबर हुई कि कपड़ा फैक्ट्री में आग लग चुकी है, तो जल्द से जल्द दमकल की गाड़ियां आईं, पुलिस आई, जांच शुरू हुई। इस बात की खबर आदित्य को भी मिली और वो भी जल्दबाजी में अपनी फैक्ट्री गया। अपनी फैक्ट्री को धुआं होता देख आदित्य बुरी तरह रोने लगा। वह बार बार फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग उसे रोक रहे थे। फैक्ट्री का मैनेजर आदित्य के पिता को भी इस बात की खबर देता है। ये खबर सुनकर वे भी घबरा जाते हैं और अपने परिवार के साथ तुरंत असम के लिए निकल जाते हैं। आदित्य की इतनी मेहनत एक ही रात में नष्ट हो गई थी। जब ये बात सुहासिनी को पता चली तो वह गुस्सा करने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो ना हो इस कांड की वजह से आदित्य उससे दूर हो सकता है। लेकिन उस रात जब आदित्य घर आया और अपने कमरे में गया तो वह एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो चुका था। जैसे ही सुहासिनी आदित्य के कमरे में गई, वह सुहासिनी को देखकर मुस्कुराया। अब सुहासिनी समझ चुकी थी
कि फैक्ट्री में आग लगने से उसके काम में कोई बाधा नहीं आने वाली, इसीलिए सुहासिनी ने उस दिन भी आदित्य के साथ संभोग किया और अपनी क्रिया करती रही। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आदित्य की जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो बस अपने काम से काम रख रही थी। आदित्य खुद भी नहीं जानता था कि उसके साथ कुछ हो भी रहा है। फैक्ट्री में आग लगने के 2 दिन बाद आदित्य का पूरा परिवार आदित्य के पास आ गया। आदित्य के घर में एक नौकरानी को देखकर उसका परिवार थोड़ा हैरान था, क्योंकि आदित्य के पापा तो एक नौकर को रख कर गए थे। हालांकि वो जग्गू की मौत के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आदित्य किसी लड़की को नौकर रख लेगा। हैरान होने की दूसरी वजह यह भी थी कि आदित्य पहले से बहुत कमजोर हो चुका था और उस वक्त आदित्य के पिता ने आदित्य ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि आखिर एक लड़की को नौकरी पर क्यों रखा है। सुहासिनी भी अचानक पूरे परिवार को देखकर हैरत में थी। उसे यही डर था कि अब वो अपनी क्रिया कैसे करेगी। आदित्य बहुत अफसोस में था और उसका पूरा परिवार भी। वो बार बार अपने पिताजी से कहता, पापा, आई एम सॉरी, मैं आपके काम को ठीक से संभाल नहीं पाया। उसके पापा उसे काफी समझा रहे थे कि ये होने वाली बात है, तुम्हारी कोई गलती है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर फैक्ट्री में आग कैसे लगी, किसी ने जानबूझ के लगाई या लापरवाही की वजह से लगी। तुम अपने आप को दोष मत दो, हमारे साथ गुजरात चलो। जब ये बात सुहासिनी को पता चलती है तो सुहासिनी आदित्य को अकेले में ले जाकर कहती है, साहब, हमने सुना है कि आप गुजरात वापस चले जाएंगे। आदित्य कहता है, शायद हाँ, पापा तो कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुहासिनी कहती है, आप ऐसे कैसे भाग सकते हैं। आदित्य गुस्से में कहता है, किसने कहा कि मैं भाग रहा हूं। सुहासिनी बोली, साहब, ये भागना ही तो हुआ। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, किस वजह से लगी वो पुलिस पता कर रही है, तो आपको यही रुककर जांच पड़ताल करनी चाहिए। हो सकता है गांव में कोई आपका दुश्मन हो और वो यहां से आपको भगाना ही चाहता हो। अब अगर आप चले जाओगे तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा ना। आदित्य कहता है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं, हो सकता है वो आग प्राकृतिक तौर पर ही लगी हो। सुहासिनी कहती है, हाँ हो सकता है, लेकिन इस तरह से यहां से आपका जाना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लोग यही समझेंगे कि आप काबिल नहीं थे और आपकी गलती की वजह से फैक्ट्री का नुकसान हुआ और फिर आप यहां से चले गए, क्योंकि गलती आप ही की थी। आपको यही रुककर अपने काम को दोबारा से शुरू करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हार कर जीतने वाले को ही तो सिकंदर कहते हैं साहब। आदित्य मन ही मन सुहासिनी की बातों के बारे में सोचता है। वह कहता है, सुहासिनी, बात तो ठीक कह रही है, बिजनेस में तो यह सब लगा ही रहता है, तो क्या मैं पीछे हट जाऊंगा। मुझे पापा से इस बारे में बात करनी चाहिए। आदित्य अपने पिताजी से फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के लिए कहता है। पहले तो पिताजी कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, क्या दोबारा फैक्ट्री शुरू करना ठीक रहेगा। तो आदित्य कहता है, देखिए पापा, मैं जानता हूं इसमें थोड़ा समय और पैसे तो लग जाएंगे, लेकिन आप सोचिए, यहां इतने मजदूर काम करते थे, उनका क्या होगा। उनका घर हमारे ही भरोसे चल रहा था। थोड़ा देर सवेर ही सही, हम अपने काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं। हमारे पास पैसे तो हैं ही, थोड़ा वक्त ही तो लगेगा, और मुझे नहीं लगता ये किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए आग लगाई है, बस होने वाली बात थी। अपने बेटे के मुंह से समझदारी की बात सुनकर आदित्य के पिताजी को भी अच्छा लगता है और वे कहते हैं, ठीक है बेटा, जब तुम इतना सोच रहे हो तो फिर तुम्हारे मन की ही करते हैं। मैं जल्द ही आगे का काम शुरू करवा दूंगा। आदित्य कहता है, आप यहां के काम की टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे ख्याल से आपको गुजरात जाकर वहां का काम देखना चाहिए। यहां भी आपको 1 हफ्ता होने वाला है और पुलिस भी अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि इसके पीछे किसी की साजिश थी या फिर ये एक हादसा था। अब मैं पुलिस की जांच का इंतजार नहीं करता रहूंगा, मैं आगे का काम कल से ही शुरू करवाता हूं। पिछले 1 हफ्ते से आदित्य का परिवार उसके साथ यही रह रहा था। उसके परिवार के साथ उसकी होने वाली मंगेतर मोहिता भी आई थी।
वह भी आदित्य का काफी ख्याल रख रही थी, जिसके चलते सुहासिनी आदित्य से थोड़ी दूर हो चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अपनी क्रिया नहीं कर पा रही थी। आदित्य अपने कमरे में अकेले ही सो रहा था। सुहासिनी अब भी आदित्य के कमरे में जाकर उसके साथ संभोग करती थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं था कि अगर उसके घर में किसी को भी पता चल गया तो क्या होगा। आदित्य का छोटा भाई रतन सुहासिनी के चाल चलन को पसंद नहीं करता था। वह अक्सर ये बात नोटिस करता था कि सुहासिनी हर वक्त आदित्य के आगे पीछे घूमती रहती है। अब जबकि आदित्य का परिवार वापस गुजरात जा रहा था तो आदित्य के छोटे भाई रतन ने मोहिता से कहा, भाभी, मुझे लगता है आपको आदित्य भैया के साथ कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए। यह सुनकर आदित्य के परिवार वाले भी मोहिता से कहते हैं, हाँ बेटी, अगर तुम्हें समय हो तो तुम आदित्य के साथ कुछ समय यहाँ रुक जाओ। आदित्य को भी अकेला फील नहीं होगा। मोहिता के कॉलेज की भी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वह रुकने के लिए हामी भर देती है। लेकिन ये बात सुहासिनी को जरा सी भी रास नहीं आती। वह बहुत गुस्सा करती है, लेकिन ये आदित्य के परिवार की मर्जी थी। उसके परिवार की इतनी तो चलती ही। आदित्य ने भी मोहिता को अपने पास रोकने का फैसला कर लिया। देर शाम आदित्य का सारा परिवार वहां से विदा ले लेता है और घर में केवल आदित्य, सुहासिनी और मोहिता रह जाते हैं। जाते जाते रतन मोहिता से कहता है, भाभी, एक बात कहूं, आप इस नौकरानी का ध्यान रखना, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। इस पर मोहिता हंसने लगती है और कहती है, बस देवर साहब, आप मुझे छड़ाना बंद करो, वो नौकरानी है। मोहित रतन की बात को मजाक में ले लेती है और बात को खत्म कर देती है। सबके जाने के बाद मोहिता आदित्य के कमरे में काफी देर तक बातें करती रहती है। लगभग 12 बज जाते हैं। सुहासिनी बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो बस मोहिता के आदित्य से अलग होने का इंतजार कर रही थी। सुहासिनी से रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वह दूध का गिलास लेकर आदित्य के कमरे में पहुंचती है। जैसे ही सुहासिनी दरवाजा खोलती है तो देखती है मोहिता और आदित्य एक दूसरे से चिपक कर बातें कर रहे हैं। सुहासिनी अपनी नजर बचाने लगती है। मोहिता को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अचानक कोई बिना नोक किए कमरे में आ गया। वह कहती है, तुमने दरवाजा नोक क्यों नहीं किया? सुहासिनी कहती है, सॉरी मैडम, मुझे क्या पता था कि आप लोग। इतना कहकर सुहासिनी आगे बढ़ती है और कहती है, लीजिए साहब, आपके लिए दूध लेकर आई थी। मुझे लगा आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं खुद ही ले आई। सुहासिनी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मोहिता आदित्य से गुस्से में कहती है, कितनी बदतमीज नौकरानी है तुम्हारी। आदित्य कहता है, प्लीज उसे नौकरानी मत कहो। यह सुनकर मोहिता और ज्यादा भड़क जाती है और मोहिता कहती है, नौकरानी ना कहूं तो और क्या कहूं? क्या है वो तुम्हारी? आदित्य कहता है, वो मेरी कोई नहीं है, वो बस परेशान लड़की थी, उसे मैंने घर में आसरा दे दिया, वो मेरा काफी ख्याल रखती है। मोहिता कहती है, अच्छा, घर में आसरा दे दिया या दिल में भी आसार दे दिया? आदित्य मोहिता को समझाता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्लीज उसे नौकरानी मत कहा करो, वो एक अच्छे भले घर की लड़की है, बस मजबूरी में मेरे घर रह रही है। मोहिता गुस्से में उठकर जाने लगती है। आदित्य मोहिता का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। अरे यार, अब तुम गुस्से में कहां जा रही हो? मेरे घर वाले तुम्हें मेरे लिए यहां छोड़कर गए हैं ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको, लेकिन तुम जा रही हो। मोहिता कहती है, सुहासिनी रख तो रही है तुम्हारा ख्याल, मेरी क्या जरूरत है? आदित्य हंसने लगता है और कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। चलो ना, आज मेरे कमरे में ही सोते हैं। मोहिता कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है? शादी से पहले मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं सोने वाली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आदित्य कहता है, ओहो, इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ वक्त के बाद तो हम हमेशा साथ सोएंगे। मोहिता कहती है, वही तो मैं कह रही हूं, कुछ वक्त की बात है, तब तक तुम अलग सो और मैं अलग। मैं यहां रुकी जरूर हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए।
न कि तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। इतना कहकर मोहिता अपना हाथ छुड़ाती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। जैसे ही सुहासिनी मोहिता को आदित्य के कमरे से निकलता देखती है, वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने कल्पना नहीं की थी कि मोहिता आदित्य को अकेला छोड़ देगी। लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, जो वो चाहती थी उसे मिल गया। उधर आदित्य जैसे ही अकेला होता है, उसके दिमाग में फिर से फैक्ट्री की बातें आने लगती हैं। वो ना चाहते हुए भी फैक्ट्री के बारे में टेंशन लेता है। कुछ देर बाद ही सुहासिनी आदित्य के कमरे में आती है। रात के 1 बजे सुहासिनी को अपने कमरे में देख आदित्य थोड़ा चौंकता है। वह कहता है, सुहासिनी, तुमने दूध दे दिया ना? अब और भी कुछ रह गया है? सुहासिनी ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। सुहासिनी मुस्कुराई और उसने कहा, हाँ साहब। सुहासिनी ने अपने हाथ आगे करके वही छोटी सी लुटिया आगे की और लुटिया के मुंह से हाथ हटाया, जिससे चारों तरफ एक महक फैल गई। आदित्य एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो गया। एक बार फिर सुहासिनी ने अपने काम को अंजाम दिया। इधर रतन के कहने पर भी और आदित्य के चिढ़ाने की वजह से भी मोहिता सुहासिनी पर नजर रखती थी कि वो कब क्या काम कर रही है। सुहासिनी पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से मोहिता आदित्य और सुहासिनी को लेकर कोई शक करती। मोहिता को यहां रुके लगभग 9 दिन हो चुके थे। वो जब रात को सोती थी तो बिल्कुल बेहोशी से सोती थी, जबकि उसकी हमेशा से ये आदत रही है कि आधी रात में उसकी आंख जरूर खुलती थी। लेकिन जब से वो यहाँ आई थी, एक रात भी बीच में उसकी आंख नहीं खुली। ये बात शायद अच्छी थी कि बिना उठे एक ही नींद में रात पूरी हो रही है, लेकिन मोहिता के लिए अचंभे से भरी थी। वो यही सोच रही थी कि क्या ये जगह इतनी अच्छी है कि मैं एक ही नींद में पूरी रात निकाल देती हूँ। लेकिन जो भी था, उसे सब कुछ ठीक ही लग रहा था। वहीं दूसरी ओर सुहासिनी भी मोहिता का बहुत ध्यान रखती थी, इसीलिए उस पर शक का कोई सवाल नहीं उठ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रात के समय मोहिता की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उसने रात को खाना नहीं खाया। वो भूखे ही सोना चाहती थी, लेकिन सुहासिनी उससे जबरदस्ती करने लगी कि ये खा लो, वो खा लो, चाय पी लो, दूध पी लो। मोहिता के लाख मना करने के बाद भी सुहासिनी अपनी जिद पर अड़ी थी। इतना ही नहीं, मोहिता कुछ भी खाने के लिए मना कर रही थी तो सुहासिनी का चेहरा चिंता से उभर गया था। मोहिता को अब ये सामान्य नहीं लगा। वो सोच रही थी, जब किसी को उल्टियां होती हैं तो हर कोई खाने को मना करता है, तो ये इतनी जिद क्यों किए जा रही है। तभी उसे अपनी नींद का भी ख्याल आता है कि वह पिछले दिनों से काफी गहरी नींद में सो रही है। अचानक उसका मन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहासिनी कुछ गड़बड़ कर रही हो। वो मुझे जबरदस्ती क्यों खिला पिला रही है। जब मोहिता को थोड़ा शक होना शुरू होता है तो वह सुहासिनी से कहती है, ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे दूध गर्म कर दो, मैं अपने कमरे में जाकर पी लूंगी। ये सुनते ही सुहासिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे मोहिता अच्छी तरह पहचान जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। सुहासिनी मोहिता के लिए दूध गर्म करके लाकर देती है और मोहिता उसे अपने कमरे में ले जाती है। मोहिता वैसे भी वह दूध नहीं पीने वाली थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है, और फिर वही होता है जैसा वो सोच रही थी। रात के दूसरे या तीसरे पहर मोहिता की आंख खुल जाती है। उसकी नींद टूट जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा टूटती थी। लेकिन आज ही क्यों, इतने दिनों से क्यों नहीं। मोहिता का शक अब और गहराने लगता है कि जरूर ये सुहासिनी खाने में कुछ मिलाती है। मोहिता सोचती है कि मुझे इस बारे में आदित्य से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर अगले ही पल वो रुकती है और सोचती है, नहीं, पहले मैं अपने शक को यकीन में बदल लेती हूँ। 2-3 दिन और इसके हाथ का बिना खाए पिए सोऊंगी, फिर देखती हूँ क्या मुझे नींद आती है या नहीं। मोहिता ठीक ऐसा ही करती है। वह रोज रात सुहासिनी के हाथ से दूध ले लेती है और खाना भी ले लेती है, लेकिन खाती नहीं है। अपने कमरे में ले जाकर रख देती है और अगले दिन उस खाने को खुद ही बाहर दे आती है। कुछ दिन ऐसा करने पर मोहिता का शक अब सच में बदल चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वह इस बारे में आदित्य से बात करेगी,
लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि जो खाना सुहासिनी मुझे खिलाती थी वही खाना वह आदित्य को भी खिलाती है। इसका मतलब आदित्य भी बेहोशी में रहता होगा। मोहिता न चाहते हुए भी बुरी बुरी बातें सोचने लगी थी। उस रात जब आधी रात को मोहिता की आंख खुली तो उसे किसी की आवाज आई, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसने ध्यान लगाया। हाँ, ये मंत्रों की ही आवाज थी, लेकिन इतनी रात को कौन पूजा कर रहा था? ये कोई साधारण मंत्र नहीं थे, ये ग्रीक भाषा के मंत्र थे और मोहिता थोड़ी बहुत ग्रीक भाषा जानती थी। जब मोहिता अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे मंत्रों की आवाज आदित्य के कमरे से आई। उसे काफी अचंभा लगा। मोहिता आदित्य के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खुला, वह हैरान थी, क्योंकि उसके सामने सुहासिनी और आदित्य ऐसी अवस्था में थे जैसा मोहिता सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सुहासिनी और आदित्य एक दूसरे की बाहों में लिप्त एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। ऐसा नजारा देखकर मोहिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसे ये सब कुछ एक सपने जैसे लगा। वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। सुहासिनी और आदित्य ने मोहिता को देख लिया था, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ। ऐसे जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसे जैसे उनके सामने मोहिता खड़ी ही ना हो। मोहिता को यह देखकर और भी तेज गुस्सा आया कि आदित्य को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मोहिता गुस्से में अपने कमरे में आकर बहुत रोई और उसी समय अपना सारा सामान पैक करने लगी। वह मन ही मन गुस्सा कर रही थी। अब समझ में आया, आदित्य मजाक नहीं, सच कह रहा था। वो उसकी नौकरानी नहीं है, रखैल है, रखैल। इसीलिए तो रतन ने कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूं। मुझे ठीक नहीं लगती। मोहिता गुस्से में इसलिए और भी थी कि उसने आदित्य को इस हालत में देख लिया था। फिर भी आदित्य ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, यहां तक वो उठा भी नहीं। बस यहीं पर मोहिता रुक गई और सोचने लगी, आदित्य को क्या हुआ था? क्या उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वहां मैं खड़ी हूं? और वो मंत्र कैसे थे? कोई मंत्र पढ़ते हुए संभोग कैसे कर सकता है? मोहिता ने अपना दिमाग दौड़ाया। वह तुरंत अपना सामान छोड़ सुहासिनी के कमरे में गई और जो उसने देखा वो देखते ही हैरान रह गई। उसके पूरे कमरे में जादू टोने की सामग्री थी। सामने जमीन पर एक बहुत बड़ा गोला बना हुआ था। उसके अंदर सितारे जैसे आकृति थी, जिसमें कई सारे दीपक रखे हुए थे। बकरी का एक मेमना था जो कि मोहिता को देखते ही बोलने लगा था। साथ ही कमरे में 3 मूर्तियां रखी थीं, जिनके आगे फूल अर्पित किए हुए थे। दीवारों पर कुछ चिन्ह बने हुए थे। यह सब देखकर मोहिता बुरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी से सुहासिनी का कमरा बंद किया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसके हाथ पैर कंपकपाने लगे। मोहिता खुद से ही कहती है, आदित्य जरूर किसी खतरे में है। ये औरत जरूर आदित्य के साथ कुछ कर रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? मोहिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वो क्या करे। अगली सुबह मोहिता आदित्य को देखती है तो आदित्य बिल्कुल नॉर्मल होकर मोहिता से मिलता है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और सच में उसे कुछ पता ही नहीं था। मोहिता भी बिल्कुल नॉर्मल होकर सुहासिनी और आदित्य से बात करती है और आदित्य से कहती है, आदि यार, मैं यहाँ बहुत बोर हो जाती हूँ, आज तुम मुझे अपनी फैक्ट्री ले चलो ना। आदित्य कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी सुहासिनी बीच में बोलती है, अरे मैडम, आप वहां जाकर क्या करेंगी? वहां तो सब आदमी ही आदमी है और आप अकेली लड़की। सुहासिनी का इस तरह बीच में बोलना मोहिता को अच्छा नहीं लगता। वो आदित्य से कहती है, कोई बात नहीं आदित्य, तुम तो वहां होंगे ना, और सबको पता है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर सुहासिनी का मुंह बन जाता है। मोहिता सुहासिनी को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रही थी। आदित्य कहता है, हाँ ये तो है, लेकिन सुहासिनी की बात भी ठीक है। मैं तो वहां काम में लगा रहूंगा और तुम बोर हो जाओगी। मोहिता कहती है, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। आदित्य हाँ में सिर हिलाता है। तभी सुहासिनी कहती है, साहब मैं भी आपके साथ चलूं? मोहिता को गुस्सा आता है और वो गुस्से से आदित्य को घूरती है।
आदित्य कहता है, अब तुम क्यों? सुहासिनी कहती है, अरे मैडम का साथ देने, वो अकेले वहां बोर हो जाएंगी ना। आदित्य कहता है, हाँ ये सही है, चलो आज हम सभी चलते हैं। मोहिता कुछ कहती इससे पहले ही आदित्य उठकर जाने लगता है। सुहासिनी और मोहिता भी पीछे पीछे चली जाती हैं। सुहासिनी मुस्कुराकर मोहिता को देख रही थी और मोहित गुस्से से सुहासिनी को। आदित्य फैक्ट्री में पहुंचकर मोहिता और सुहासिनी को फैक्ट्री के बारे में बताने लगता है। उसके बाद वह उन दोनों को एक केबिन में छोड़ देता है और अपना काम करने लगता है। मोहिता कुछ देर अपना मोबाइल चलाती है, फिर उठकर जाने लगती है क्योंकि उसे आदित्य से सुहासिनी के बारे में बात करनी थी। तभी सुहासिनी कहती है, कोशिश करना बेकार है। मोहिता रुकती है और कहती है, कैसी कोशिश? सुहासिनी कहती है, तुम अच्छे से जानती हो और मैं भी कि तुम आदित्य के पास क्यों जा रही हो। मोहिता कहती है, क्यों जा रही हूं? सुहासिनी कहती है, मेरा सच बताने। यह सुनकर मोहिता चौंक जाती है और कहती है, क्या सच? सुहासिनी कहती है, ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे पता है कल रात तुम मेरे कमरे में गई थी, मुझे मेरे चेले ने सब कुछ बता दिया है। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे और आदित्य के बीच में आई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, इसलिए तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से चली जाओ। मोहिता कहती है, अब तुम इतना जान गई हो तो ये भी जान लो कि मैं आदित्य को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं उसे सब सच बता दूंगी। मोहिता की इस बात पर सुहासिनी हंसती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेगा? कभी नहीं, वो मेरे वश में हो चुका है। बस 5 दिन और, उसके बाद आदित्य का खेल भी खत्म और मेरी शक्तियां 10 गुनी। इतना कहते हुए सुहासिनी हंसते हुए उस केबिन से बाहर चली जाती है। मोहिता हार कर वहीं बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये सुहासिनी कर क्या रही है। मोहिता बिना सोचे समझे आदित्य के पास जाकर उसे सुहासिनी की सच्चाई बताती है कि किस तरह सुहासिनी उसके साथ रोज रात को संभोग करती है और अपने कमरे में तंत्र क्रिया। लेकिन आदित्य इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। आदित्य कहता है, मैं जानता हूं मोहिता, तुम सुहासिनी को लेकर थोड़ी इनसिक्योर फील करती हो, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ शक भी है कि उसने मुझे वश में कर रखा है और वो रोज रात मेरे कमरे में आती है, तो आज रात तुम मेरे साथ सो जाना। मोहिता को ये बात भी ठीक लगती है। वो कहती है, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, लेकिन तुम ये बात सुहासिनी को मत बताना। मोहिता ऐसा ही करती है। घर आकर मोहिता आदित्य के साथ उसके कमरे में चली जाती है। सुहासिनी को पता था कि आज मोहिता और आदित्य एक साथ हैं। मोहिता भी बेफिक्र थी कि आज सुहासिनी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आदित्य और मोहिता बातें करते करते सो जाते हैं और रात करीब 2 बजे आदित्य के कानों में एक आवाज आती है जो उसे ही बुला रही थी। आदित्य उठकर बैठ जाता है और कुछ सेकंड तक मोहिता को देखता रहता है। इसके बाद वो खुद ही सुहासिनी के पास चला जाता है। सुहासिनी आदित्य को देखकर बहुत खुश थी। आदित्य के सामने सुहासिनी का कमरा था। वह सारी चीजें देख सकता था, सब तंत्र मंत्र का सामान। लेकिन आदित्य कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वह सुहासिनी के वश में था। लेकिन सुहासिनी आज संभोग नहीं करती है। वह आदित्य को उस गोल आकृति में लेटने के लिए कह देती है और आदित्य चुपचाप लेट जाता है। इसके बाद सुहासिनी कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर आदित्य के शरीर पर जगह जगह सिंदूर का पानी छिड़कती रहती है और मंत्र का उच्चारण करती रहती है। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद सुहासिनी आदित्य की होठों का चुंबन करती है और जैसी वह पीछे हटती है, उसके होंठ पूरी तरह से लाल थे। उसके होठों से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आदित्य के होंठ के जरिए ही उसका खून पिया हो और आदित्य के होंठ काले पड़ चुके थे। सुहासिनी उस खून को एक छोटे से कटोरे में करती है और उसे उन 3 मूर्तियों के आगे समर्पित कर देती है जो उसने अपने कमरे में रख रखी थी। सुहासिनी कुछ मंत्र पढ़ रही थी, वो भी ग्रीक भाषा में और काफी तेज पढ़ रही थी। इसीलिए मोहिता की आंख खुल जाती है।
जब वह देखती है कि उसके पास आदित्य नहीं है तो घबरा कर उठती है और वह कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वह आदित्य को आवाज़ लगाती है, लेकिन आदित्य तक उसकी आवाज़ नहीं जाती। मोहिता आदित्य को लेकर काफ़ी घबरा रही थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। कुछ देर बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो आदित्य उसके सामने खड़ा था और बिल्कुल सम्मोहित हुआ खड़ा था। मोहिता आदित्य से पूछती है, आदित्य तुम कहाँ गए थे? लेकिन आदित्य कोई जवाब नहीं देता है। वह जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। मोहिता भी उसके पीछे पीछे बिस्तर पर लेट जाती है। मोहिता को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वह समझ चुकी थी कि सुहासिनी बहुत खतरनाक लड़की है, वह किसी राक्षसनी से कम नहीं है। मोहिता वैसे भी ठीक से नहीं सो पाई थी, इसीलिए वो सुबह तड़के में ही अपने लिए चाय बनाने जाती है तो उसे किचन की खिड़की से घर के बाहर एक आदमी नजर आता है, जो कि एक बड़े गमले के पीछे छिपने का प्रयास कर रहा था। मोहिता सोचती है कि ये कोई चोर होगा। वो जल्दी से बाहर जाती है और उसे पकड़ लेती है। मोहिता गुस्से में कहती है, चोर रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूं। उस आदमी ने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक रखा था। मोहिता उस आदमी को पकड़कर आदित्य को आवाज लगाती है। तभी वो आदमी गिड़गिड़ाने लगता है, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, सर को मत बुलाओ, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं जग्गू का भाई अक्षय हूं। जग्गू का नाम सुनते ही मोहिता की पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि जग्गू आदित्य का नौकर था और उसकी छत से गिरकर मौत हो चुकी थी। मोहिता कहती है, तुम यहां छिपकर क्या कर रहे हो? जग्गू का भाई अक्षय कहता है, मैडम मैं सब बताऊंगा, लेकिन आप सर से कुछ मत कहना, मैं यहां उस लड़की की वजह से आया हूं। मोहिता कहती है, किस लड़की? सुहासिनी। अक्षय कहता है, जी मैडम, मैं बस उसी का पीछा कर रहा था, मेरे भाई की मौत एक्सीडेंट नहीं हो सकती मैडम। अक्षय और मोहिता बात कर ही रहे थे कि सुहासिनी के मेमने की आवाज आने लगती है। मोहिता इतना तो समझ जाती है कि अक्षय सुहासिनी के बारे में कुछ तो जानता होगा। मोहिता जल्दी से कहती है, चलो तुम अभी यहां से जाओ, मुझे दोपहर में फैक्ट्री जाने वाले रास्ते पर मिलना, सुहासिनी उठने वाली है। इतना कहकर मोहिता अक्षय को जाने को कहती है और खुद भी घर में चली जाती है। मोहिता यही सोचती रहती है कि वो अक्षय सुहासिनी के बारे में क्या जानता है। जब आदित्य फैक्ट्री चला जाता है और सुहासिनी घर के दूसरों कामों में व्यस्त हो जाती है तो मोहिता चुपचाप अक्षय से मिलने पहुंच जाती है। अक्षय रास्ते में पड़ने वाली एक चाय की दुकान पर बैठा था। जैसे ही उसने मोहिता को देखा, उसने मोहिता को आवाज लगाई। वे दोनों वहीं बैठ गए। मोहिता ने पूछा, बताओ तुम सुहासिनी के बारे में क्या जानते हो? अक्षय कहता है, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वह एक राक्षसनी है। मोहिता कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो एक राक्षसनी है? अक्षय कहता है, मैडम जब मेरे भाई की मौत हुई थी तब पुलिस वालों ने उसे एक्सीडेंट बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि भैया ऊपर से नीचे गिर गए होंगे, लेकिन जब वो गिरे थे तो उनके होंठ पूरी तरह से काले पड़ गए थे। इस बात पर ना तो पुलिस वालों ने ध्यान दिया और ना ही किसी और ने। लेकिन हमारे धार्मिक गुरु गिरिधर जी जब जग्गू भैया के अंतिम संस्कार में आए थे तब उनके चेहरे को देखकर ही बता दिया था कि जग्गू की मौत साधारण मौत नहीं है। इसी बात का पता करने मैं आदित्य साहब के घर आया था, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो आदित्य सर फैक्ट्री गए हुए थे, लेकिन मुझे यहां एक औरत सुहासिनी मिली। जब मैंने उससे कहा कि मुझे आदित्य सर से मिलना है और मैं जग्गू का छोटा भाई हूं, तो उसने मुझे किसी भी हाल में आदित्य से मिलने नहीं दिया। इसके बाद मैं आदित्य सर से उनकी फैक्ट्री में जाकर मिला और उनसे इस बारे में बात की, तो उन्होंने मेरी सारी बातों को गलत ठहरा दिया। उन्होंने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी नौकरानी सुहासिनी पर शक है, तो वह मुझ पर ही गुस्सा होने लगे। कहने लगे कि उसे नौकरानी मत कहो और वो ऐसा नहीं करेगी। इतना ही नहीं मैडम, आदित्य सर ने मुझे दोबारा ना देखने की धमकी भी दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य सर मुझसे इस तरह से बात कर सकते हैं, क्योंकि जग्गू ने हमेशा आदित्य सर की तारीफ की थी और वह हमेशा यही कहता था
कि आदित्य सर बहुत नरम दिल और खुशमिजाज इंसान है, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उनका रवैया पूरी तरह से बदला हुआ था और अब मुझे शक है कि वह सुहासिनी आदित्य सर को फंसाए हुए हैं। वह उनका भी वही हाल करेगी जो मेरे भाई जग्गू का किया था। ऐसा सुनकर मोहिता अक्षय को डांटती है। ये क्या कह रहे हो तुम? शुभ शुभ बोलो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कहने से पहले सोच तो लो कि क्या कह रहे हो। अक्षय कहता है, माफी चाहता हूं मैडम, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। शायद आपने सुहासिनी का कमरा नहीं देखा। वो तंत्र मंत्र करती है। वो कोई जादूगरनी नहीं या कोई साधारण राक्षसनी नहीं है जो आदमियों को अपने वश में करके उनके साथ केवल संभोग करे, बल्कि वो एक लामिया राक्षसनी है। मोहिता की आंखें चौड़ी हो गईं। वो हल्के से कांपते हुए बोली, लामिया राक्षसनी, ये कौन है और तुम्हें उसके बारे में इतना सब कैसे पता है? अक्षय ने एक लंबी सांस ली, जैसे कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच इस बारे में बात कर रहा है। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मुझे गुरुजी ने ही बताया था। ये राक्षसनी ग्रीक पौराणिक कथाओं में बहुत मशहूर है। ये लामिया कोई साधारण राक्षसनी नहीं है। ये ज्यूस, जो ग्रीक देवताओं का राजा है, उसकी प्रिय औरत थी। वो लीबिया की रानी भी थी। अक्षय की बातें सुनकर मोहित की सांसें जैसे रुक गईं। उसने झिझकते हुए पूछा, फिर ये राक्षसनी कैसे बनी? अक्षय ने एक नजर मोहिता पर डाली और फिर जैसे किसी डरावनी याद में खो गया। कहते हैं, ज्यूस की पत्नी देवी हेरा को जब ये सब पता चला तो उसने लामिया को श्राप दे दिया। उस श्राप ने उसे एक खूबसूरत औरत से एक भयानक राक्षसनी में बदल दिया। उसके बाद से वो आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती और फिर उन्हें खा जाती है। और सिर्फ यही नहीं, अक्षय ने अपनी आवाज धीमी कर ली, ऐसा करने से न सिर्फ उसकी खुशी बढ़ती है, बल्कि उसकी उम्र भी लंबी होती है और वो और भी ज्यादा खूबसूरत होती जाती है। मोहिता के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कहा, तो क्या ये राक्षसनी अब भी जिंदा है? अक्षय ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वो कितने लोगों का शिकार कर चुकी है, लेकिन हां, एक बात पक्की है, अगर आदित्य सर को समय रहते बचाया नहीं गया तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगी और शायद वो पहले से ही उनकी ओर बढ़ रही है। ये सुनकर मोहिता के होश ही उड़ जाते हैं और वह कहती है, अक्षय, क्या ये सब सच है? अक्षय कहता है, जी मैडम, शायद हमारे लिए यह असाधारण बात है, लेकिन इन जैसी राक्षसनी के लिए सामान्य होता है। मोहित ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन अक्षय की बातें सुनकर वो अंदर से हिल गई थी। उसने धीरे से पूछा, हम क्या कर सकते हैं आदित्य सर को बचाने के लिए? अक्षय ने मोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और बोला, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें उस राक्षसनी का सामना करना ही पड़ेगा और उसे रोकना ही पड़ेगा, वरना आदित्य सर का अंत तय है। मोहिता कहती है, तो क्या हम किसी तरह आदित्य को नहीं बचा सकते? अक्षय ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उसने गंभीरता से कहा, हां, बचा सकते हैं। इस लामिया राक्षसनी को खत्म करने के लिए ही तो मैं बार बार आपके घर के चक्कर काट रहा हूं। मोहिता ने एक चौंकाने वाली झिझक के साथ पूछा, क्या करना होगा? अक्षय ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे सुहासिनी का केवल एक बाल चाहिए। अगर मुझे उसका एक बाल और उसके मेमने का एक बाल मिल गया तो हम उसको खत्म कर सकते हैं। आप नहीं जानती मैडम कि वो कितनी खतरनाक है। वो न केवल आदित्य सर को मार देगी, बल्कि आपको भी मार देगी। मोहिता की आंखें फैल गईं, जैसे वह समझ ही नहीं पा रही हो कि इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। उसने घबराते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें किसी का बाल मिला? अक्षय ने धीरे से सिर झुकाया और उसकी आवाज में एक मायूसी थी। अक्षय कहता है, हां, मैंने उसके कमरे से उसके मेमने का बाल चुरा लिया था, इसीलिए मुझे उसके मेमने का बाल मिल चुका है, लेकिन सुहासिनी का बाल अभी तक नहीं मिला। मोहिता कहती है, ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो मैं सुहासिनी का बाल लेकर आऊंगी। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं इसे पूरा करूंगी। मोहिता अक्षय को अपना फोन नंबर देती है और कहती है, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल जरूर करना।
मोहिता घर वापस आकर बार बार बस यही सोच रही थी कि सुहासिनी का बाल कैसे लिया जाए। उधर सुहासिनी अपने कमरे में एक वेदी तैयार कर रही थी जिस पर बलि दी जाती है। वो वेदी किसी और के लिए नहीं बल्कि आदित्य के लिए ही तैयार हो रही थी। दीवार पर बनी वो लकीरें जो एक एक करके कट रही थी अब केवल 4 थी। मतलब अब केवल 4 दिन बाद लामिया राक्षसनी का मकसद पूरा होने वाला था। इधर मोहिता को पूरा एक दिन निकल जाता है, वह सुहासिनी का बाल नहीं निकाल पाती है। अगले दिन सुबह सुहासिनी नाश्ता बना रही थी। मोहिता उसके पीछे पीछे चल रही थी ताकि किसी बहाने से उसका बाल गिरे या फिर वह उसका बाल तोड़ ले। अंत में मोहिता ने सुहासिनी से धक्का लगने का नाटक किया और सुहासिनी का एक बाल तोड़ लिया। ऐसा करने पर सुहासिनी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसके सामने आदित्य था, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। सुहासिनी मोहिता को बार बार घूर रही थी। मोहिता को भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुहासिनी उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। मोहिता को जल्द से जल्द यह बाल अक्षय तक पहुंचाना था। जैसे ही आदित्य फैक्ट्री के लिए घर से निकला, मोहिता भी उसके साथ ही निकलने की जिद करने लगी। लेकिन मोहिता आदित्य के साथ फैक्ट्री नहीं गई बल्कि पहले ही उतर गई और बोली कि मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं वापस घर जा रही हूं। आदित्य को मोहित का यह बर्ताव अजीब तो लगा, लेकिन उसने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो तुम घर ही चली जाओ। मोहिता घर नहीं आई थी बल्कि उसने उसी समय अक्षय को फोन करके उसे चाय की दुकान पर बुलाया लिया जहां वे लोग पहले मिले थे। अक्षय भी जल्दी से उस चाय की दुकान पर आ गया। मोहिता ने अक्षय को बाल देते हुए कहा, ये लो, मैं सुहासिनी का बाल में आई हूं, मुझे उस सुहासिनी से छुटकारा चाहिए। अक्षय मोहिता को अपने साथ गांव में ले जाता है और अपने गुरु गिरिधर जी से मिलवाता है। गिरिधर जी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। मोहिता उनसे मिलकर उनको प्रणाम करती है। अक्षय मोहिता के बारे अपने गुरु को सब बातें बताता है और साथ ही सुहासिनी का बाल भी देता है। मोहिता कहती है, गुरुजी, वो औरत आदित्य का पीछा तो छोड़ देगी ना? गिरिधर जी कहते हैं, हाँ, निश्चिंत रहो, बहुत मुश्किल से इसका एक बाल मिला है, इस बार मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मोहिता कहता है, क्या वो पहले भी लोगों को शिकार बना चुकी है? गिरिधर जी कहते हैं, हाँ, इस गांव के 2 लोगों को वो पहले ही मार चुकी है और अब आदित्य के पीछे है। अक्षय ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। बेटी, तुम चिंता मत करो, अब इस नामिया राक्षसनी का खात्मा होकर ही रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 दिन बाद अमावस्या है। जहां तक मेरा अंदाजा है वो इसी दिन की फिराक में बैठी है और इसीलिए आदित्य को अभी तक नहीं मारा। ये लामिया राक्षसनी वैसे तो हर किसी को मारकर खा जाती हैं, लेकिन बलि किसी खास व्यक्ति की ही देती है जिसके एकादश भाव में सूर्य होता है, और हो ना हो आदित्य वही इंसान है। ये लामिया राक्षसनी साल में एक बार ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढती है जिनकी बलि दे सके। अमावस्या की रात में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ देर के लिए लामिया की शक्ति हल्की हो जाएगी, लेकिन बलि देने के बाद उसकी शक्ति पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमें उसी समय का इंतजार करना है जब उसकी शक्ति कम होगी। अक्षय पूछता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसकी शक्ति कम किस समय होगी? गिरिधर जी कहते हैं, जिस समय वो अग्निदहन में अपने खून की बूंदें डालेगी उसी समय उस अग्नि में लामिया का ये बाल भी जलाना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। अगर उसे जरा भी भनक लग गई कि हम उसका कुछ बिगाड़ने वाले हैं तो वो हमें भी मार सकती है। मुझे इस बाल के साथ कुछ विधि करनी है, तुम लोग कल आना, मैं कल बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जाते जाते मोहिता अक्षय से कहती है, मुझे लगता है हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। तभी गिरिधर जी कहते हैं, पुलिस को बताने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है, और अगर पुलिस वाले उसे पकड़ भी लेंगे तो तुम्हारा आदित्य मौत के पड़ाव पर ही खड़ा रहेगा। वो कल फिर किसी आदमी को अपना शिकार बना लेगी। लामिया ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अगर वो बलि नहीं भी देगी तो वो तुम्हारा आदित्य मर जाएगा। उसे बचाने का केवल एक ही रास्ता है कि बलि के दिन का इंतजार करो और उसकी शक्तियों को कम करो। अक्षय और मोहिता गिरिधर जी का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। मोहिता अक्षय से कहती है कि वो उसे आदित्य के पास फैक्ट्री छोड़ दे। वो ऐसा इसीलिए करती है
ताकि सुहासिनी को लगे कि वो आदित्य के साथ फैक्ट्री ही गई थी, इसीलिए वापस उसी के साथ आई थी। घर आने के बाद मोहिता पल पल भगवान को याद करती थी। मोहिता आज भी आदित्य के कमरे में सोई थी और आज फिर किस समय आदित्य सुहासिनी के कमरे में गया, मोहिता को नहीं पता। जब वो सुबह उठी तो आदित्य का शरीर पहले से ज्यादा अकड़ा हुआ और कमजोर था। मोहिता से आदित्य की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। आज आदित्य अकेले ही फैक्ट्री पर चला जाता है। अब मोहिता खुद भी बाहर जा रही थी। तभी सुहासिनी मोहिता से कहती है, कहाँ जा रही हो? मोहिता कहती है, अपने आदित्य के पास जा रही हूं। मैं उसे तेरी सच्चाई तब तक बताती रहूंगी जब तक वो मुझ पर विश्वास न कर ले। सुहासिनी कहती है, ओह, तो फैक्ट्री जा रही हो? मुझे लगा अक्षय के पास जा रही हो। ये सुनकर मोहिता चौंक गई। सुहासिनी हंसते हुए बोली, मोहिता, तुम बहुत सीधी हो और बेवकूफ भी जो मुझे सीधा समझ रही हो। मैं लामिया हूं, लामिया। एक वक्त में मैं रानी हुआ करती थी। पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए दिमाग चाहिए था, जो कि सिर्फ मेरे पास ही था। तुम्हें क्या लगा तुम अक्षय और उस गिरिधर के साथ मिलकर मुझे खत्म करोगी? अरे वो गिरिधर, वो तो अपने बेटे को ही मुझसे नहीं बचा सका, वो आदित्य को क्या बचाएगा? मोहिता कहती है, क्या तुमने गिरिधर जी के बेटे को भी मारा? लामिया कहती है, हाँ, पिछले साल उनके बेटे की ही बलि दी थी। अब तुम्हारे होने वाले पति की बारी है। बस एक दिन और मैं फिर से शक्तिशाली हो जाऊंगी। इतना कहकर लामिया यानी कि सुहासिनी हंसने लगती है और कहती है, जाओ जाओ, अक्षय और गिरिधर शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, उनसे आखिरी मुलाकात तो कर लो। मोहिता ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान होती है और गुस्से से कहती है, क्या तूने उन्हें भी? तू डायन है, डायन। सुहासिनी हंसते हुए कहती है, डायन से बड़ी या उसकी भी रानी? सुहासिनी का हंसता चेहरा देखकर मोहिता का खून खौल रहा था, लेकिन उसे अक्षय और गिरिधर की भी चिंता हो रही थी। वो जल्दी से अक्षय और गिरिधर जी से मिलने गांव पहुंचती है। गिरिधर जी की झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। जैसे ही मोहिता गिरिधर जी की झोपड़ी में घुसती है तो देखती है कि अक्षय के मुंह से खून निकल रहा है और आंखें खुली हुई हैं। मोहिता जब और अंदर जाती है तो देखती है कि गिरिधर जी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मोहिता तुरंत गिरिधर जी को उठाती है और अस्पताल चलने के लिए कहती है, लेकिन गिरिधर जी कहते हैं, अब समय नहीं है बेटा, वो देखो, मैंने उसमें लामिया का अभिमंत्रित बाल रखा है। गिरिधर जी एक लाल डिब्बे की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, जिस समय लामिया आदित्य की बलि देगी, तुम्हें ये बाल जलती अग्नि में डालना है। और हाँ, याद रहे, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। उससे बचने के लिए ये रुद्राक्ष अपने पास रखना, और उसका अंत होना बहुत मुश्किल है। वह एक सांप में बदल जाएगी। तुम्हें उस सांप को किसी समंदर में फेंकना होगा। गिरिधर एक टूटी हुई रुद्राक्ष मोहिता को देते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। मोहिता रोने लगती है। उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अब केवल एक दिन बाद सुहासिनी आदित्य की बलि देने वाली थी। मोहिता घर वापस नहीं आती, बल्कि अक्षय के घर ही रुक जाती है। अक्षय के घर में केवल उसकी मां ही बची थी। अक्षय की मां मोहिता को हौसला देती है कि वह चिंता न करे, भगवान ने चाहा तो उस राक्षसनी का अंत जरूर होगा। उधर सुहासिनी सोच रही थी कि मोहिता उससे डरकर वापस नहीं आई है, इसलिए अब उसका रास्ता साफ है। लेकिन वह भूल चुकी थी कि मोहिता एक भारतीय नारी है। वो अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। फिर लामिया क्या चीज थी? आदित्य जब वापस घर लौटता है तो मोहिता को न पाकर सुहासिनी से उसके बारे में पूछता है। आदित्य अन्य दिनों के मुकाबले आज ज्यादा ही थका हुआ था। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। सुहासिनी कहती है, साहब, मैडम का गुजरात से फोन आया था, उन्हें कोई जरूरी काम था, इसीलिए वो तुरंत निकल गईं। आदित्य ने कहा, ऐसे कैसे? मुझे कॉल तो कर सकती थी, बिना बताए कैसे चली गई? सुहासिनी बोली, उन्होंने फोन किया था, लेकिन आपका फोन नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं। आदित्य कहता है, अच्छा चलो अब करके देखता हूं, क्या पता लग जाए।
इतना कहने पर सुहासिनी आदित्य से तुरंत फोन छीन लेती है और कहती हैं, अरे साहब, अभी तो आप आए हैं, कितने थके हुए लग रहे हैं, आपकी आंखें तक नहीं खुल रही हैं। चलिए आप पहले आराम कर लीजिए, मैडम को फोन बाद में कर लेना। आदित्य बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो पूरी तरह सुहासिनी के वश में था। वह चुपचाप अपना फोन सुहासिनी को दे देता है और अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। आदित्य का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे खाना भी खाना है। वह उस रात वैसे ही सो गया। अगले दिन फैक्ट्री भी नहीं गया। फैक्ट्री से फोन पहुंचा तो सुहासिनी ने ही फोन उठाया और मैनेजर से कह दिया कि आज आदित्य सर की तबीयत ठीक नहीं है, वह आज नहीं आ पाएंगे। सुहासिनी को आज की ही रात का बहुत समय से इंतजार था। सुहासिनी अपने कमरे को बहुत सारे दीपकों से सजा लेती है। गोल आकृति के सामने ही वह बलि की वेदी तैयार करती है और अग्निकुंड भी। सुबह से लेकर रात तक वह कोई ना कोई तैयारी कर रही थी। अंत में वह समय भी आ जाता है जिसके लिए वह 1 साल से इंतजार कर रही थी। शाम का समय था। सुहासिनी अपनी तैयारियों के बीच पाती है कि मोहिता वापस घर आ चुकी है। वह मोहिता पर एक बार फिर हंसती है और कहती है, मुझे तो लगा तुम डर के यहां से चली गई, लेकिन तुम तो। मोहित रोने लगती है और कहती है, प्लीज सुहासिनी, तुम आदित्य को छोड़ दो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ समय बाद हमारी शादी होने वाली है। उसके बदले तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम आदित्य को छोड़ दो। लामिया कहती है, तुम्हारे भीख मांगने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मुझे पता है तुम उससे बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी भी मजबूरी है। मुझे भी एक इंसान चाहिए और वो आदित्य है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर सकती हूँ कि तुम्हें भी आदित्य की तरह मौत के घाट उतार दूं, ताकि तुम दोनों मौत के बाद एक दूसरे के साथ आराम से रहो। लामिया हंसते हंसते मोहिता से आगे कहती है, बताओ मोहिता, क्या तुम आदित्य के लिए मर सकती हो? मोहिता कहती है, हाँ ठीक है, जब हम साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। तुम आदित्य के साथ मुझे भी मार ही देना। इस पर लामिया चुप हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुम्हारा अंत भी शायद आज ही था। लामिया को मोहिता पर कुछ शक हुआ था कि वह इतनी आसानी से अपनी मौत के लिए कैसे मान सकती है, लेकिन फिर अगले ही पल वह इन सब बातों को अपने दिमाग से ओझल करती है और यही समझती है कि फालतू का ड्रामा कर रही है, क्योंकि वह आज अपनी क्रिया में किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहती थी। लामिया यही सोचती है कि ये मोहिता अकेले क्या ही कर लेगी और इसे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर इसने मेरी क्रिया विधि में कोई भी गड़बड़ की तो सबसे पहले इसे ही मारूंगी। लामिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वह तुरंत एक फूलदान उठाती है और मोहिता के सिर पर मार देती है, जिससे मोहिता बेहोश हो जाती है। इसके बाद लामिया उसे अपने कमरे में ले जाकर बंद कर देती है ताकि मोहिता उसे किसी भी काम के लिए परेशान ना करे। कुछ देर बाद जब मोहिता को होश आता है तो वह अपने आप को खोलने के लिए कहती है, लेकिन तब लामिया कहती है, अब क्या हुआ? तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें भी मरना है। थोड़ा सब्र करो, आदित्य को भी ला रही हूं। सुहासिनी आदित्य के कमरे में जाती है और उसे इशारे से अपने पास बुलाती है। सुहासिनी के कहने पर आदित्य चुपचाप उसके पीछे पीछे चला जाता है। सुहासिनी वेदी पर उसे लेट जाने के लिए कहती है। आदित्य चुपचाप वेदी पर लेट जाता है। इसके बाद सुहासिनी पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाती है। अब वो सुहासिनी नहीं लामिया थी, उसका चेहरा भी बदल चुका था। वह अपनी क्रिया विधि करना शुरू कर देती है। लामिया ग्रीक शब्दों में मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। मोहिता अपने दुपट्टे के आखिरी छोर में लामिया का बाल छिपा कर लाई थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वो बार बार लामिया से उसे खोलने की जिद कर रही थी, जिस वजह से लामिया का ध्यान बार बार भटक रहा था और वो मोहिता को डांट रही थी। मोहिता शांत हो जाती है और दूसरा उपाय सोचने लगती है कि इस बाल को उस अग्नि में कैसे डालना है। मोहिता डरते हुए कहती है, हाँ, मैंने उन्हें यहां आने के लिए कहा था, तुम अब बच नहीं सकती। लामिया गुस्से में कहती है, अब पहले मैं तुझे मारूंगी।
इतना कहकर लामिया हथियार को मोहिता के ऊपर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहिता अपने हाथ आगे कर देती है। इससे उसके हाथ रस्सी कट जाती है और साथ ही मोहिता के हाथ से भी खून निकलता है। लेकिन मोहिता अपनी परवाह किए बिना अपने दुपट्टे से बंधे लामिया के बाल को निकालकर उस अग्नि में डाल देती है। बाल को आग में डालते ही एक जोर की आवाज होती है, जिससे नीचे खड़े सभी पुलिस वाले और कुछ गांव वाले तुरंत घर में आ जाते हैं। पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, फिर उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां आदित्य था। वो सब कुछ देखकर पुलिस वाले हैरान थे। लामिया पुलिस वालों के सामने निर्वस्त्र खड़ी थी और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह न चाहते हुए भी जमीन से चिपकने लगी और एक सांप का रूप धारण करने लगी। पुलिस वालों की नजर आदित्य पर पड़ती है तो वो भी बेहोशी की हालत में एक वेदी पर पड़ा था। पूरे कमरे में तंत्र मंत्र का सामान था। दीवारों पर कई प्रकार के चिन्ह थे। एक मेमना जो कि अपने आप जल चुका था, अब राख हो चुका था। मोहिता के पैर बंधे हुए थे और हाथों से खून निकल रहा था। वो भी लगभग बेहोश होने वाली थी। पुलिस वाले आदित्य और मोहिता को जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। अगली सुबह तक दोनों को होश आ जाता है। मोहिता उठते ही आदित्य के बारे में पूछती है और भागकर उसके पास जाती है तो देखती है आदित्य बिल्कुल ठीक ठाक है। मोहिता आदित्य को गले लगाकर रोने लगती है। आदित्य को अभी भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, वो अस्पताल में क्यों है। मोहिता को रोता देख आदित्य पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन मोहिता आदित्य को कुछ नहीं बताती है। वह बस यही कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, बस इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। डॉक्टर आदित्य का अच्छे से चेकअप करते हैं और कुछ दवाइयां देते हैं। साथ ही मोहिता से कहते हैं कि उनकी खिलाई पिलाई का ध्यान रखें, यह दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे। मोहिता कम से कम 1 महीना आदित्य के साथ उसके असम वाले घर पर ही रहती है और उसका ख्याल रखती है। इस बीच आदित्य को सुहासिनी का ध्यान भी आता है और वह मोहिता से उसके बारे में पूछता है, जिस पर मोहिता कहती है। एक दिन अचानक वह अपने मेमने को लेकर घर छोड़कर चली गई। मोहिता अब फैसला कर लेती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार नहीं करेगी और उससे पहले ही आदित्य से शादी कर लेगी। जब वह अपने घर में इस बारे में कहती है तो उसके घर वाले भी राजी हो जाते हैं और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। मोहिता आदित्य के साथ असम की इस घर में रहने लगती है। मोहिता एक पल भी आदित्य को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती है। तो साथियों, हमारी आज की ये कहानी यहीं पर पूरी होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी होगी और शायद कुछ लोगों को तो ये कहानी सुनकर बीच बीच में डर का एहसास भी हो रहा होगा। और मैं अपने जवान साथियों से कहना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी अनजान लड़की से दूर रहे जिसके बारे में आप जानते ना हो। तो साथियों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। तो अगर आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जो आखिर तक कहानी सुन रहे हैं तो मुझे अभी के अभी बताइए और लिखिए। हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और मैं उन साथियों का नाम अगली स्टोरी में ज़रूर लूँगा। चलिए अब हम अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। सुषमा वेस्ट बंगाल, सानू कोलकाता, संध्या तिवारी राजकिशोर मंडल मधुबनी, पुष्पा राणा नागपुर, राहुल पाटेकर नागपुर, कुंदन पटेल यूपी, रंजीत प्रयागराज, बबलू हरियाणा, नितिन वाराणसी, ईसा दुबई, सुमित अमेरिका, राकेश कुमार वर्मा कानपुर, पिंकू तिवारी दिल्ली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।